आप सभी को रश्मि रवीजा का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे ख्याल से मैं शुरुआत कर रही हूँ और लोग जैसे आते जाएंगे तो वैसे जुड़ते जाएंगे। जब वंदना जी ने साहित्य संवाद का कार्यक्रम शुरू करने की बात कही तो उनका उद्देश्य, उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य साहित्य सेवा, साहित्य का प्रचार प्रसार और उसकी सेवा। हेलो, नमस्कार जया। हेलो जया। चलो, बहुत शुक्रिया अटूट बंधन ये अवसर प्रदान करने के लिए। नमस्कार आर्यन शर्मा जी। हेलो जया। मैं शुरुआत करती हूँ। जब वंदना जी ने साहित्य संवाद कार्यक्रम शुरू करने की बात कही और कहा कि उनका उद्देश्य है कि साहित्य का प्रचार प्रसार हो और साहित्य आम लोगों तक पहुंचे। जी मंजू शर्मा जी, नमस्कार नमस्कार। तो वंदना जी के इस प्रयास को हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें भाग लेकर आम लोगों तक। हेलो सिनी वाले, तुम्हारी तो प्रिय लेखिका हैं। वंदना जी ने साहित्य संवाद कार्यक्रम शुरू करने की बात कही और कहा कि उनका उद्देश्य है कि साहित्य का प्रचार प्रसार हो और आम लोगों तक ये साहित्य पहुंचे। तो मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे हमारी अग्रणी लेखिका, वरिष्ठ लेखिका आशा पूर्णा देवी की बातों से, की कहानियों पर बात करके और उनकी एक कहानी सुन के करना चाहिए। नमस्कार अर्चना जी, नमस्कार प्रमोद शाह जी। शुरू के 10 मिनट तक मैं नमस्ते का जवाब दूंगी, लेकिन इसके बाद फिर नमस्ते कविता जी। आशा पूर्णा देवी को जिन लोगों के साहित्य में रुचि है और जिन लोगों ने शुरू से साहित्य पढ़ा है, पढ़ाई की है या शुरू से साहित्य किताबें पढ़ी हैं, वे सब आशा पूर्णा देवी के साहित्य से वाकिफ हैं। उनकी कहानियाँ, किताबें पढ़ी हैं उन लोगों ने। लेकिन जो लोग बाद में आए, साहित्य से जुड़े, जब इंटरनेट पे साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ, इसके बाद जब उन्होंने साहित्य किताबें पढ़ने शुरू की, हेलो डॉली जी, हेलो अंजू जी, हेलो आशा जी, तो उन्होंने उतनी किताबें नहीं पढ़ी। आज जैसे मेरी बातें होती हैं फ्रेंड्स से, तो उनको उनके पास उतनी साहित्य किताबें नहीं थी और उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो मुझे लगा कि आशा पूर्णा देवी जी की कहानी के पात्र इतने सशक्त हैं कि उनके सबका उनसे परिचय होना चाहिए। सबको उनकी, हर आम और खास को उनकी कहानियाँ पढ़नी चाहिए। उनके नारी पात्र बहुत ही निर्भीक, साहसी, अपने मन की बात कहने वाले, सच का साथ देने वाले, अन्याय का विरोध करने वाले और बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर होता है उनका। और मेरा मेरा तो ये मानना है कि किशोरियों को ये, हेलो वीणा, अच्छा लगा तुम्हें देख के। मुझे तो लगता है कि किशोरियों को ये किताबें अनिवार्य कर देनी चाहिए पढ़ने की, क्योंकि आगे जीवन में उन्हें जो भी कठिनाइयाँ आएंगी और तो उसका, ये किताब के पात्र की आवाज़ उनकी आवाज़ बन सकती है, उन्हें उससे साहस मिल सकता है। हालांकि मुझे लोगों ने कहा कि अब ऐसा नहीं है, बातें होती हैं तो कहते हैं कि अब किशोरियाँ निर्भीक हैं, वे इतना नहीं डरती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ऐसा, ये पूरा सच नहीं है। कई जगह ऐसा होता है, कई जगह अभी भी पुरुष का ही सत्ता चलती है और पितृसत्तात्मक समाज है हमारा। तो कई, हेलो शिवानी, हेलो अमन जी, नमस्ते। तो ये समाज उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले और उनके
साहस उनका बढ़े, और कहीं तो पढ़ी हुई किताबें, पढ़ी हुई कोई पंक्ति हमारे दिमाग में रह जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विरोध करना ही सिखाती हैं, या विरोध करने के लिए सच का साथ देना, और समाज के विरुद्ध जाकर भी अगर जो सच लगे उसके साथ खड़े रहना, ये उनकी नायिकाओं में है। मैं शुरू में जी जी आशा जी, बिल्कुल। मैं शुरुआत में थोड़ा सा पूर्णा देवी जी का आशा पूर्णा देवी जी की का परिचय बताती हूँ। जिन लोग, वैसे तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो जानेंगे, और पुराने हैं उनका रिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल शिवानी, मुझे भी लगता है कि अनिवार्य करनी चाहिए, और किशोरियों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके आगे बढ़ने वाली जिंदगी में ये किताबें और ये पात्र बहुत सहायक होते हैं। आशापूर्णा जी का जन्म 9 जनवरी 1909 में हुआ था, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो नहीं हुई थी। हाँ, ये पूरा सच नहीं है, सही बात है शिवा। ये लोग कहते हैं कि किशोरियां अब नहीं हैं, बंधी हुई नहीं है, लेकिन ये हम जब पूरे देश की बात करते हैं, हम सिर्फ महानगरों की और कुछ घरों की बात नहीं करते, हम पूरे देश, समाज, छोटे कस्बों, गांवों, सब जगह की बात करते हैं और सबका करते हैं। तो आशा पूर्णा जी का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता कलाकार थे, और माँ सरला सुंदरी, पिता का नाम हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय था और माँ सरला सुंदरी थी। इन लोग उनको सरला सुंदरी जी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उस घर में दादी का हुक्म चलता था, और दादी का हुक्म था कि लड़कियां छत पे नहीं जाएंगी, लड़कियां घर के बाहर नहीं जाएंगी, फिर स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आशापूर्णा जी ने एक बार अपनी किसी इंटरव्यू में कहा है कि हमारी, नमस्कार नीरज जी, नमस्कार शची जी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे हमारे, जैसे इस लाइन में एक उनकी टीस है और थोड़ा सा व्यंग भी है, कि हमारे आज्ञाकारी माता पिता ने हमारी दादी के हुक्म का अक्षरशः पालन किया। यानी उनके मन में कहीं था कि ये काश ये दादी की बातें नहीं मानते, काश ये विरोध करके मुझे पढ़ाते, और इसीलिए उनकी हर नायिका अपनी बेटी को शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। अब जिन लोगों ने पढ़ा है, आगे बात होगी प्रथम प्रतिश्रुति की, कि वो घर ही छोड़ देती है जबकि उसकी बेटी की पढ़ाई में बाधा आती है, तो इतनी निराश होती है वो। इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा तो, स्कूली शिक्षा दीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन उनके भाई पढ़ते थे, और उनके भाई से 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये सीखा, वर्णमाला सीख ली, और पढ़ाई, वो किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने लगी, क्योंकि माँ को पढ़ने का शौक था, ननिहाल तरफ पढ़ाई होगी तो वो पढ़ती थी, और उनके बंगला की सारी प्रबुद्ध पत्रिकाएं आती थी और किताबें आती थी, किताबों की कोई कमी नहीं थी। और उनके लिए ये जैसे एक झरोखा था, एक किताबों के सहारे एक झरोखा था, जिससे वे दुनिया देखती थी, क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, छत पे नीचे कहीं नहीं जा सकती थी। और ये विडंबना है कि ये 100 वर्ष के बाद आज हमें सारी स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन देखिए हमें भी वही झरोखा मिल रहा है, भले ही डिजिटल झरोखा, लेकिन हम भी उसी झरोखे के माध्यम से लोगों से दुनिया को देख रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो वो उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक कविता लिखी। स्वाध्याय, यस, उन्होंने स्वाध्याय से सीखा और एक कविता लिखी, और एक पत्रिका को कविता भेज दी। पत्रिका में कवि छुप के भेजी उन्होंने, और कविता में पत्रिका छप गई, और उन्होंने, संपादक ने अगली कविता फिर मांगी। फिर तो जैसे कि बाढ़ आ गई कहानियों की। वो उन्होंने आराम से, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। उनका साहित्य भंडार बहुत ही विपुल है, जिसके आगे में बात होगी इनकी, इसके विषय में आगे उनकी कहानियों पे बात होगी। सॉरी, क्षमा करें, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। आशापूर्णा देवी ने, उनके 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई, और लेकिन भाग्यशाली थी कि उनके पति का उन्हें भरपूर सहयोग मिला, और उन्होंने उन्हें बढ़ावा दिया। लेकिन इसकी वजह ये भी है, एक कारण, कि इन्होंने कभी घर की उपेक्षा नहीं की, इसलिए सहयोग भी मिलता रहा कि उन्होंने घर की उपेक्षा नहीं की। गृहस्थी की गाड़ी वैसे ही चलती रही, वैसे ही वो सारे काम करके फिर आकर पढ़ती थी, फिर वो आकर लिखती थी। पढ़ना लिखने का काम वो अपने आराम के समय करती थी, घर में कोई व्यवधान नहीं आने देती थी। वो कहती हैं कि घर में कभी बाधा नहीं बनी, हमारे लेखन में एक ये पूरक था। आशापूर्णा जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि जैसे गृहस्थ और लेखन मेरे 2 समानांतर रेखाएं थी, जिसपे मेरे जीवन की रेल चलती थी। हालांकि चली क्या, वो रेल तो दौड़ी, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा लिखा है इस पर, बहुत ही ज़्यादा लिखा है, जिसकी हम शायद, पता नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते।
225 किताबें हैं उनकी और हजारों कहानियाँ, कई नॉवेल, उपन्यास लिखे हैं। तो उन्होंने समय ज़ाया नहीं किया। और समय जैसे ऐसा नहीं है आज हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि उनके समय में नहीं होगा। वे इंटरनेट नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, लेकिन लोगों से बातें करना, लोगों से गप्पे करना, ये सब तो होगा। फिर भी वो सब करके नहीं, वो सिर्फ अपना काम करती थी और पढ़ती और लिखती थी। उनके पुरस्कारों की बात करते हैं थोड़ा। वे एक और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे मेरे अंतर में एक साहित्य का आकाश है, मेरे अंतर में एक साहित्य का आकाश है और मेरे पैर जमीन पे हैं। तो जब मन होता है मैं अपने साहित्य के आकाश में उड़ान भरती हूँ, लेकिन पैर जमीन पे लगे होते हैं। तो आप अगर सिर्फ आकाश की तरफ देख कर चलेंगे तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे, और सिर्फ नीचे देख कर चलेंगे तो फिर आप दीन दुनिया की खबर नहीं रहेगी आपको। उन्हें उनके लिए उनके उपन्यास त्रयी 3 उपन्यास उन्होंने लिखा है। उन्होंने जी सभी महिलाओं से अपेक्षित है, ये सही कह रही हैं आप लोग। सभी जो लोग नहीं पढ़ा है वो जानते ही हैं इनके विषय में। और उनके उपन्यास त्रयी के लिए, उपन्यास त्रयी उनका सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रतिश्रुति, स्वर्णलता और बकुल कथा। ये तीनों 3 पीढ़ियों की कहानी है और इसमें एक पूरी शताब्दी को उन्होंने समेट लिया है। पूरी एक शताब्दी का लेखा जोखा, जनजीवन, साहित्य, इतिहास हमें क्या देता है। इतिहास में हमें दर्ज होती हैं, इतिहास में तारीखें दर्ज होती हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, लेकिन साहित्य वहाँ का जनजीवन, वहाँ के लोग, वहाँ की बोलचाल, उनके रहने का तरीका, ये सब हमें साहित्य से मिलता है। और आशापूर्णा देवी की ये तीनों आप पढ़ लें अगर, तो आपको पूरे बंगाल समाज का पूरा चित्रण मिल जाएगा कि उस समय कैसा था, बाद में कैसा था, कैसे कैसे बदलाव आए, ये सब कुछ वहाँ पे उनके यहाँ मिलता है। अपने इस उपन्यास पे बाद में भी बात होगी, अभी इसलिए उनके जीवन परिचय पे पहले बात करती हूँ। उन्हें बहुत सारे लेखन के पुरस्कार भी मिले, इतना लिखेंगे पुरस्कार तो मिलेगा ही। उन्हें बंगला के करीब करीब सारे वो, क्योंकि उन्होंने ना ये निर्विघ्न लेखन किया, किसी आशा में नहीं किया। किसी आशा में करते हैं तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने वो लिखती जाती थी। और उन्होंने कहा भी है कि मैं ज़्यादा समारोहों में, इसमें सामाजिक संस्कारों में नहीं जाती थी, मैं लिखती। 1976 में उन्हें प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन बहुत सारी उनकी किताबों के अनुवाद हुए और हिंदी के ये भी परिचित हुए, हिंदी के पाठक भी उनकी कहानियों से परिचित हुए। 1994 में उन्हें साहित्य अकादमी मिला। तो साहित्य अकादमी, एक तो मुझे इस बात का, मुझे क्या, हम सबको अफसोस होता है कि ये उनके जीवन के उत्तरार्ध में मिला। 1995 में, 1995 में उन्होंने इस दुनिया को विदा कह दिया और 1994 में उन्हें साहित्य अकादमी मिला। शायद वो इस अवार्ड का उतना एंजॉय नहीं कर पाई होंगी, शरीर भी थक जाता है, इतना उन्होंने उसका लाभ भी नहीं उठा पाई होंगी। उन्हें बहुत सारे डीलिट के भी, कई सारी यूनिवर्सिटी ने, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गई, उन्हें बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने डीलिट की उपाधि दी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। जैसे जबलपुर, रविंद्र भारती, बर्दवान, जादवपुर यूनिवर्सिटी, और इन लोगों ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। और उन्होंने इसके पहले कभी स्कूल नहीं देखा था। सही कह रही हैं वंदना जी कि जीवित रहते उतना नहीं उन्हें किया जाता है, उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता। खैर, वो जीवित थी तभी मिला था उनको, उन्हें पता तो चला कम से कम। हमें उन्होंने पहले, वे जब एक प्रतिष्ठित लेखिका हो गई तो उन्होंने, जब वे प्रतिष्ठित लेखिका हो गई तब उन्होंने जाकर किसी स्कूल में कदम रखा, क्योंकि उन्हें स्कूल में एक पुरस्कार वितरण के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। अब सोचिए कितनी ये है, ये कितनी
कष्ट की बात है। हमें इतना सहज सब कुछ मिलता है, इतने आराम से हम पढ़ते हैं, हम उसकी वो नहीं, हमारे फिर भी हमें मलाल रहता है कि हमें अच्छा स्कूल नहीं मिला, हम अच्छे शहर में नहीं पढ़े, इस यूनिवर्सिटी में हमारी इच्छा थी पढ़ने की, ये तो स्कूल ही नहीं गई थी। लेकिन और एक उम्र के एक पड़ाव पे जाकर इन्होंने स्कूल के दर्शन किए। एक सुवर्णलता ने एक जिक्र है एक, कि वो अपने बेटे से कहती है कि उसकी पढ़ाई छूट जाती है बचपन में, तो वो एक अपने बेटे से कहती है कि मुझे स्कूल ले चलो, मुझे स्कूल दिखाओ। लेकिन उसका बेटा कहता है इतनी महिला को, अधेड़ महिला को मैं लेकर स्कूल जाऊंगा, मैं क्या, लोग मुझे पागल समझेंगे। लेकिन ये उनके अंदर की टीस है, ये उन्होंने लिखा था, आशा पूर्णिया, उनके अंदर की टीस थी कि उन्होंने स्कूल नहीं देखा, उन्होंने स्कूल नहीं देखा था। लेकिन खैर, बहुत लोगों को उनके कितनी कहानियां पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में। अब उनके उपन्यास की बात करते हैं। प्रथम प्रतिश्रुति सबका, जिन्होंने भी पढ़ा है, जैसे वंदना ने भी लिखा कि भी मेरा पसंदीदा उपन्यास है, वो बहुत लोगों का, सबका पसंदीदा, जिन्होंने भी पढ़ा है वो उनका बिल्कुल, वो सत्यवती का चरित्र भी भूलते नहीं हैं। सत्यवती का चरित्र इतना निर्भीक है, और वो वंदना, बहुत लोग दूर से आ रही हैं, देर से आ रही हैं, इस्मत हेलो, रीता, शेखर, मधु हेलो। प्रथम प्रतिश्रुति की बात करेंगे तो बंगाल में प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पूजा भाव है। लोग वो जैसे बाइबल और रामायण को रखते हैं, उस तरह से पूजा भाव से उसको देखते हैं। उनकी पर उनको पढ़ाया जाता है, एक इच्छा रह गई उनकी, पर उनको पढ़ा, सही बात है, वो स्कूल नहीं गई। वंदना बाजपेयी जी कह रही कि वो स्कूल नहीं गई, लेकिन उनका लिखा हुआ स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। जैसे मैंने कहा कि ये प्रथम प्रतिश्रुति, ये सब बंगला का, उन्होंने गीता की तरह मानते हैं। मेरी एक मित्र हैं निर्मला डोसी, और मेरी सारी वंदना वगैरह, चित्रा देसाई, ये यहाँ भी सभी कह रहे हैं कि ये तीनों, बकुल कथा, प्रथम प्रतिश्रुति और सुवर्णलता, ये तीनों तो माइलस्टोन हैं बिल्कुल। वो कहती हैं कि उन्हें वो किताबें पढ़नी है, लेकिन वे शांति से पढ़ना चाहती हैं, वो ऐसी शांति से पढ़ना चाहती हैं जैसे कि वो चादर बिछी हो, सफ़ेद चादर बिछी हो, और बिल्कुल लौंग पान के बीड़े रखे हो, उनका शौक होगा कि वो वैसा माहौल बना के वो उस किताबों को, किताब उन्होंने रखी है लेकिन वो नहीं अभी पढ़ रही कि उनको उस भाव से पढ़ना है। उनके लेखन पे तो कहने की मेरी बिल्कुल, मैं किंचन क्या कहूँगी, लेकिन उनके लेखन पे अपनी पसंद की बात कहती हूँ कि उनका लिखा बिल्कुल चित्र के जैसा होता है। ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि हम उस गांव में पहुँच गए हैं, हम उस पोखरी को देख रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को साड़ी पहनने में, उस समय बंगाली साड़ियाँ पहनती थी, वो छोटे छोटे लोग साड़ी पहन के घूम रही हैं, बगीचे में पत्थर मछली मार रही हैं, ये सब हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। इतना रहस्य रोमांच और शिल्प, शायद रहस्य रोमांच तो नहीं है, लेकिन उनका एक बिल्कुल बहता हुआ है उनका उपन्यास, और हम भी उसके साथ बहते हुए चले जाते हैं। आगे की उत्कंठा रहती है कि आगे क्या होगा। सत्यवती के जीवन से जुड़े मैं 2-3 ये कुछ प्रसंग मैं ये करती हूँ उस उपन्यास से, कुछ प्रसंग की चर्चा करती हूँ कि फिर बाद में उनका कहानी पाठ करूंगी। सत्यवती इतनी निर्भीक थी, सचमुच बंगाल में यह मील का पत्थर है। जी बिल्कुल, बंगाल, और यहाँ तो सब हिंदी पढ़ने वाले हैं, हिंदी वालों के लिए भी ये बहुत। हेलो, निर्मला जी आ गई। निर्मला जी की भी मैं इन्हीं की बात कर रही थी, निर्मला जी की, जिन्होंने वो लिखा है कि बिल्कुल शांति से पढ़ेंगी। तो सत्यवती का ऐसा चरित्र है कि वो डरती नहीं है किसी से, वो बिल्कुल निर्भीक रहती है और आवाज़ उठाती है। हमें भी कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें गलत लगती हैं, हम नहीं बात करना चाहते उस पर, लेकिन हम फिर भी हम विरोध करना चाहते हैं, लेकिन हम चुप रह जाते हैं। लेकिन सत्यवती चुप नहीं रहती। सोनू जी ने कहा है, कविता जी हेलो, हेलो अमृता सिन्हा हेलो। एक आप लोगों को प्रसंग याद होगा कि एक मेड है, वो जो बर्तन धोती है, वहाँ पे उससे कटोरा गुम हो जाता है, वहाँ पे नदी में जाके बर्तन धोते थे। मैंने फैन ऑफ कर रखा है, तो वो नदी में जाके कटोरा धोते थे। वहाँ पे
बर्तन धोते थे, वहां उसके कटोरा गुम हो जाता तो उसे बहुत डांट पड़ रही है, सारे लोग, घर की सारी महिलाएं उसे बहुत डांट रही हैं। लेकिन सत्यवती कहती है, सत्यवती को ये अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ जाके कटोरा ढूंढती हूँ। वहाँ पे मैं कटोरा ढूंढती हूँ और मुझे तो तैरना आता है, मैं वो गंगा में तैर के कटोरा ढूंढ लूंगी। तो घर की महिलाएं कहती है तुम कैसे जाओगी इतनी शाम को? तो कहती है कि इतने सारे बर्तन तुम लोगों के पास रखे हैं, लेकिन तुम इतनी छोटी सी ये चीज़ के लिए तुम इसे डांट रही हो। तो फिर सब अपने अपने ये में चली जाती हैं। ऐसे ही एक और प्रसंग है जहाँ पे एक जटा बहू है, वो उसके पति ने उसे, बंगाल में भी ये सब है हिंसा, तो वो पति ने उसे मारा है और वो गिर गई है, और वो काफ़ी गिर गई है और निश्चेष्ट हो गई है, बिल्कुल बेहोश हो गई है, और सबको लगता है कि ये शायद उसकी सांस भी नहीं चल रही है, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसके कविराज थे, सत्यवती के पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे, वे आते हैं और उसको देखते हैं। लेकिन जब भीड़ देखते हैं कि वो तो जा रही है, वो तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, और वो देवरानी नहीं, मुझे भावना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हो तो ये कह के कि मीठी आवाज़ है। लेकिन वो लौटने लगते हैं वहाँ से कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि अब तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। सत्यवती उनका हाथ पकड़ती है, वो सारी सब लोग वहाँ जमा हैं और वो ये कहते हैं, वे कहते हैं कि नहीं इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं आप चलो बाबा, आप चलो, आप उसे एक बार देख लो। इतने सारे लोगों के पीछे वो लड़की अपने ये में रहती है और उन्हें लेकर जाती है। जब वो पास से देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी तो सांसें हल्की हल्की चल रही हैं, और वो फिर उनको दवा देते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये भी है कि वो इतनी भीड़ भरी भीड़ की बातों पे ना जाएं और अपने मन की करने में कुछ ये ना करें, संकोच ना करें। जैसे आशा पूर्णा जी ने अपने भाइयों को देखकर पढ़ना सीखा, ये प्रसंग इसमें भी आया है, सत्यवती में भी आया है। सत्यवती भी नहीं पढ़ती है, उसे भी नहीं पढ़ाया जाता है। आप बहुत सरल है रश्मि जी, उसे भी नहीं पढ़ाया जाता है। और वो ताड़ के, उस समय सत्यवती 100 साल पहले की कहानी है, वो उसके भी नानी की कहानी है। तो वो ताड़ के पत्ते पीस के उसका रस बना के और ताड़ के पत्तों पे लिखती है, छुप छुप के लिखती है। जब पता चल जाता है तो लोग डांटते हैं, क्योंकि उस समय बंगाल में कहते थे कि लड़कियां पढ़ती हैं तो वे तो ये हो जाती हैं, अंधी हो जाती हैं। लड़कियां अगर पढ़ेंगी लिखेंगी, ताड़ के पत्तों पे लिखेंगी तो उनके पिता और भाई बीमार पड़ेंगे। ये आज भी ऐसा है, आज भी मतलब कई जगह है कि आज अमुक दिन बाल धोगे तो इससे पिता बीमार पड़ जाएंगे। पिता और भाई कैसे बीमार पड़ेंगे? वो तर्क रखती है कि मैं यहाँ ताड़ का पत्ता छूंगी तो इससे मेरे पिता भाई कैसे बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ये भी कहती है कि जब तुम लोग सरस्वती की पूजा करते हो तो सरस्वती जी तो एक महिला हैं, वो पैस पढ़ी लिखी कैसे? सब निरुत्तर हो जाते हैं। फिर वो पढ़ती हैं, फिर वो वंदना गुप्ता कह रही है कि अंधविश्वास फैला गया तो उस समय क्या अभी नहीं है? अभी हम लोग ठीक है, हमें सुविधा मिली कि हमने पढ़ा जाना, लेकिन अभी भी आप जाके देखिए गाँवों में, छोटे कस्बों में या फिर महानगरों में भी बहुत अंधविश्वास है, और लोग आंख देखकर उसका पालन कर देते हैं, उस पर तर्क नहीं करते। तो ये सत्यवती जो वो तर्क करती है वहाँ पे। सत्यवती की फिर शादी तो जैसे उस समय जल्दी हो जाती थी, 9 साल में शादी हो गई थी। एक इन्हें कहा है, पता नहीं, भी मुश्किल हो रहा है। अनिल प्रभा जी ने, बहुत नमस्कार अनिल प्रभा जी, आप वहाँ से जुड़ी हैं। सभी लिखने वालों के लिए प्रथम प्रतिश्रुति तो बहुत ही उनका महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है और उसे बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़ है। वो जब जाती हैं सत्यवती के, सच कह रही हैं, बाल तक धोने के दिन थे, ऐसे ही बात है। आनंद जी, ये चीज़ें हटनी चाहिए लेकिन अभी भी हैं। और सत्यवती जब ससुराल जाती है, उसकी सास अच्छी नहीं है, उन्हें बहुत कष्ट देती है। पता नहीं, कुछ लोगों का होता है कि वो बहुत कष्ट देती है उसको। और एक बार क्या होता है, एक घटना है, वो इतना सुंदर चित्रण है उसका कि आप अगर उससे वो दो पेज पढ़ेंगे तो लगेगा आपकी आंखों के सामने वो घट रहा है। सत्यवती की चोटी एलोकेशी उसकी विधवा, हाँ, एलोकेशी उसकी
सास हैं वो उसकी चोटी कर देती है, और ये लोग कहीं गाड़ी में जा रही हैं तो गाड़ी में हिलने से चोटी खुल जाती है। एलोकेशी एक थप्पड़ उस पर लगा देती है। वो छोटी है, इतना सोचती नहीं है, लगा देती है थप्पड़, लेकिन वो तो बिल्कुल सांप की तरह फुफकार कर वो खड़ी हो जाती है बिल्कुल, और कहती है कि आपने मुझे मारा। वो कहती है हाँ ठीक है मारा, तो तुम क्या करोगी? बोली देखिए, तुम मारोगी? बोली इतनी नीच मैं नहीं हूं, लेकिन आपने अगली बार ऐसा किया है तो देखना। बस एसी ऑन कर लो। सही बात है, एसी उठ के जाना पड़ेगा, जाने दो। चलो, आवाज सुननी है ना, मुझे थोड़ी देखना है। एसी एक्चुअली ऑन किया है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा लगता है उसकी, बस ये बढ़ानी। ये बड़ा इनफॉर्मल सा टॉक है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह की बातें भी कर रही हूँ। ये तो वो जो चित्रण है कि उसके छोटे छोटे से घुंघराले बाल हैं और कंधे तक बाल हैं, और वो जब गुस्से में ऐसे खड़ी होती है तो उसके सारे बाल नाग की तरफ फैल जाते हैं। लगता है कि वो इतने सारे नाग बन के डस लेंगे उनको। एक और भी बहुत बढ़िया ये है कि वो उसकी जब पता चलता है, आज देखिए आज हम लोग भी हैं, हमने भी पता नहीं कितने लोग हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती है, किसी को हम जानते हैं वो सही नहीं है, लेकिन परिवार में है तो हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, उनके पाँव भी छूते हैं। सत्यवती को जब पता चलता है कि उसके ससुर जी की कहीं पे ये है, कहीं उनका अफेयर है और उनका चरित्र सही नहीं है, तो वो उनके पैर छूने से मना कर देती है। वो सुबह उठ के दोनों के पैर छूती थी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पैर छूना, मुझे इनके मन में भावना अच्छी नहीं है, रेस्पेक्ट की भावना नहीं है, तो मैं उनका पैर नहीं छूऊंगी। लेकिन तुम्हें देखना भी है, तुम्हें गर्मी लग रही है ना, रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा गर्मी लग रही है, महसूस नहीं हो रहा है। एसी ऑन किया है, बढ़ाना पड़ेगा एसी, मुझे इतना लगा नहीं कि इतना होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जब हम देखते हैं कि हम इसके बारे में लिखते भी हैं कि ये बलात्कार के आरोपी उनके या फिर बड़े भी किसी के, बहुत बढ़िया बता रही हैं आप, शुक्रिया शुक्रिया शिवानी। ये बलात्कार के अपराधी और कोई भी कितने बड़े बड़े अपराधी, उनका परिवार उनके साथ खड़ा होता है, उनकी माँ बहनें उनके अगेंस्ट नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर सत्यवती उनके अगेंस्ट जाती है, उनके विरुद्ध जाती है, उनको प्रणाम भी नहीं करती। और आगे चल के भी ऐसा कई बार हुआ है, आगे भी उपन्यास में आप पढ़ेंगे आप लोग। तो मैं इसलिए इनकी चर्चा कर रही हूँ कि जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है इसे आप जरूर पढ़ें, इसे जरूर पढ़ें, आत्मसात करें बिल्कुल। वो सत्यवती ये भी कहती है कि वो कसम खे, वो जब एक बार बीमार, सत्यवती जैसे मैंने कहा कि वो डरती नहीं है, वो अपने पति के दोस्त की पत्नी की बहन, सही बात, पैर न छूने का प्रण करना बहुत ये की बात है। रीजन हो रहा है, उनकी बहन की हत्या, उसके पति के दोस्त की पत्नी की बहन की हत्या हो जाती है। उसके सास ससुर सब लोग चुप रहते हैं, उसके सास ससुर और देवर वगैरह लेके उसकी हत्या कर देते हैं। तो सत्यवती चुपके से पुलिस को चिट्ठी लिखती है, पुलिस आती है। पुलिस का आना आज के, हमने कहीं सुना है कि आशा जी ने, जी रमन जी ने कहा है, आपने सुना है तो ये सही है। आज ने 200 से अधिक उपन्यासों की रचना की है, बिल्कुल 225 तो उनकी प्रकाशित किताबें हैं, तो 200 उपन्यास होंगे और 25 उनकी कहानी संग्रह होंगे। प्रथम प्रतिश्रुति, ये नाम क्यों है? आशापूर्णा देवी के मन में शिक्षा ना ग्रहण कर पाने का और लड़कियों को शिक्षा ना मिल पाने का इतना दुख था, इतना ये था कि उन्होंने इसमें लिखा है, प्रथम वो जब बीमार होती है और बुखार होता है उसे, शुक्रिया वंदना जी, उसे बुखार होता है तो वो बुखार में कहती है कि अपने पति उसके सर पे पानी रख रहे हैं, वो उसके लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय उसकी बेटी 8 साल की है, उसे लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसके बाद उसकी बेटी को वे नहीं पढ़ाएंगे, उसकी शादी कर देंगे। तो वो उनसे कसम लेती है कि आप मेरी बेटी को पढ़ाओगे और आगे उसकी शादी नहीं करोगे, मुझे कसम दो।
कसम खाओ मेरे, तो वो कहता है हाँ ठीक है कसम खाओ, तो मतलब मेरे बदन पे हाथ रख कर कसम खाओ कि वो उसकी शादी नहीं करोगे उसे। फिर वो आवेग में कहती है कि मुझे हजार हजार सुवर्ण को बचाना है, हमें हजार हजार। और आगे चल के सत्यवती वो बालिका विद्यालय की स्थापना भी करती हैं। लेकिन ये क्या होता है, सास बहू का टसल। वो जब जाती है ये करने अपनी दादी के यहाँ जाती है अपने बड़े भाई की शादी की तैयारी में, उसे नहीं भेजती, लेकिन दादी उसे बहुत मानती है और दादी वहाँ चुपके से उसकी शादी कर देती है। सत्यवती को बताती भी नहीं है, क्योंकि सत्यवती को पता था विरोध करेगी। जब शादी हो जाती है तो उसे दूसरे दिन बुलाया जाता है। वो बाहर से आती है, वो बहुत ही मार्मिक दृश्य है कि वो बाहर आती है और जब दूर से ही देखती है रस्में हो रही हैं, वो उतरती है और वापस फिर से बैलगाड़ी, तब उस समय बैलगाड़ी था, वापस बैलगाड़ी पे बैठ जाती है और वापस वो चली जाती है। कितने लोग, इसको पति भी रोता है, सब रोते हैं, सब लोग मनाने आते हैं। सास भी उसे गुस्से में ही कहती है हाँ भाई तुम्हारी, मुझे लगता था कि ये मेरे बेटे की भी बेटी है, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर, मतलब ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे तुम्हारी बेटी, मुझसे गलती होगी उतर आओ। लेकिन वो नहीं उतरती है और वो वहाँ से, वह बहुत है सचमुच अनिल प्रभा जी, ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। और वो छोड़कर, क्योंकि उसने सारा जीवन यही सोचा कि बेटी को पढ़ाएगी, बेटी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन बेटी को वो नहीं कर सकी, वो हार गई, तो वो छोड़ के चली जाती है। और एक चीज़ यहाँ पे जो आशापूर्णा जी ने लिखा है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि इससे इंटरेस्ट जागे, क्योंकि ये तो मोटी सी मेरे कितने भी बताने से ये नहीं हुआ कि इंटरेस्ट किल नहीं होगा, इंटरेस्ट आपका की रुचि बढ़ेगी, इसको रुचि जागेगी और आप इसे पढ़ना चाहेंगे। वहाँ पे उसके इकलौती बेटी थी सत्यवती, उसके पिता ने उसे थोड़ी सी जमीन जायदाद दी थी। तो इतनी बड़ी बात कहते हैं वहाँ पे नव कुमार उसके पति, वे कहते हैं इस पर जी जी जी, प्रथम प्रतिश्रुति पर धारावाहिक बना था, काफी लोगों ने इसे देखा होगा। तो वो कहते हैं कि इसीलिए कभी भी लड़की के, कभी भी औरत के ये पे जमीन जायदाद नहीं होनी चाहिए, कभी भी औरत के पास जमीन जायदाद नहीं होनी, यानी कि अगर उसके पास नहीं होता तो वो उन पर निर्भर रहती। और जैसा कि आज के समाज में पता नहीं कितनी स्त्रियां इस वजह से सब कुछ सहती रहती हैं, क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं है, उनके अपनी कोई जायदाद नहीं है, वो सब कुछ सहते हुए भी चुपचाप सब कुछ देखते हुए भी अन्याय का वो चुपचाप सहती हैं। ओके, सही कविता जी, सही सलाह। मैं अब आके वहां पे जवाब दूंगी, अब यहाँ मैं बीच में जवाब नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। तो सत्यवती तो के कहानी, सत्यवती के ने बहुत सारे शेड्स हैं। वो गांव में रहती है, फिर ससुराल का है, फिर वो वहाँ पे जाती है, वहाँ कलकत्ता जाती है, वहाँ पे संघर्ष करती है और अंत में वो हार जाती है कि अपने बच्ची को वो नहीं बचा पाई, तो वो चली जाती है। लेकिन वो जाती है वहाँ तो वो समय व्यर्थ नहीं करती, अपना बाकी समय एक बालिका विद्यालय खोलती है। और ये जिस सुवर्णलता दूसरा भाग है, जो कि दूसरी त्रयी उपन्यास का दूसरा उपन्यास है, जिसमें कि स्वर्णलता की तो शादी हो जाती है, वो ससुराल में चली आती है। हालांकि 9-10 वर्ष में सत्यवती भी ससुराल में आई थी और उन्होंने खुद ही अकेले ही सब संभाला था। स्वर्णलता भी यहाँ अकेले ही संभालती है, लेकिन उसके अंदर भी अपने माँ वाला स्पार्क है। पर तलाक भी हो रहे हैं, क्यों, सॉरी कविता ने, उसकी माँ वाला स्पार्क है, वो वहाँ भी कोई भी बात नहीं मानती है, उनका विरोध करती है। एक बहुत ही मार्मिक उसमें से एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कि उसका घर बनता है स्वर्णलता का, तो उसी एक बरामदे की चाह है। वो कहती है कि मुझे एक बरामदा बनवाना जहाँ से मैं उगता हुआ सूरज देखूंगी, ढलती हुई सांझ देखूंगी, वहाँ खड़े होके मैं दुर्गा जी का जुलूस जाएगा वो देखूंगी। यानी लड़की औरतें सिर्फ गहना कपड़ा जेवर और उनकी इतनी ही सी चाह नहीं होती, अच्छा खाना बनाना, वे दुनिया भी देखना चाहती हैं। लेकिन वो बरामदा उन्हें नहीं मिलता है। और इसमें ये लड़कियों का ये भी है कि अपना एक कमरा नहीं होता, मतलब लिखने वालों का खासकर। वर्जीनिया वुल्फ ने भी माय ओन रूम करके एक आलेख लिखा है जो बहुत ही चर्चित हुआ,
पे बहुत बातें हुई कि लिखने वालों का एक कमरा होना चाहिए, उन्हें लिखने की एक जगह होनी चाहिए। सुवर्णलता लिखती है, वो पढ़ती भी है और बाद में लिखती भी है हमारी वे में। स्वर्णलता, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो मैं कमेंट का रिप्लाई करने लगती हूँ और फिर समय व्यवधान होता है इसमें। तो वो उसके मन में एक इच्छा थी कि उसका एक अपनी चारपाई हो। और जब वो उसने अपनी ये इच्छा अपनी एक बताई थी अपनी एक दोस्त को, जब उसकी मृत्यु होती है तो उनकी जेठानी है जो उनकी सखी भी हैं, उनके बेटों से कहती हैं तो कि इसकी इच्छा थी कि इसका अपना एक अपनी एक चारपाई हो। बेटे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई माँ के पास तो हमेशा से पलंग रहा है, लेकिन वो कहती कि उसका अपना कहाँ है। ये भी बात है, भले ही हम लिखते हैं एक कोना तो बना लेते हैं, लेकिन शुरू शुरू में जरूर ये उन्होंने लिखा है तो शुरू में उन्हें भी दिक्कत आई होगी, परेशानी आई होगी आशापूर्णा जी को भी, इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा। और एक बहुत ही मतलब अच्छा प्रसंग है वो, बहुत दुस्साहसी प्रसंग भी इसे कह सकते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। सुवर्णलता का बच्चा बीमार रहता है, वो बच्चा रो रहा है और थोड़ी सी, हाँ, वो बच्चा रो रहा है, लेकिन उसकी उस समय उस दिन खाना बनाने की ड्यूटी है। वो खाना बनाने नहीं जा पाती है और कहती है कि नहीं, मैं तो अपना बच्चे को लेकर रहूँगी। सब उसकी बहुत लानत मलामत हो रही है कि इसकी बारी है, हमारा भी तो बच्चा था, हमारा भी तो बच्चा था, हम भी तो खाना बनाते थे, हम भी तो नहीं ऐसे बच्चे को छोड़ के खाना बनाया, बच्चा हमारा रोता रहा है। और ये बात मैं अपने अनुभव से भी कह सकती हूँ, मेरी सहेलियों ने बांटा है ये दर्द कि उनका बच्चा गली नैपी में पड़ा रहा, रोता रहा, लेकिन संयुक्त परिवार में वो खाना बनाती रही, वे किचन में काम करती रही। तो यहाँ पे सुवर्णलता इनकार कर देती है, वो कहती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊँ। उनके पति आते हैं कि तुम ऐसे कैसे होगा, तुम जाओ बच्चे को छोड़कर यहाँ से। लेकिन वो कहती नहीं, मैंने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊँगी, चाहे आप एक दिन पूरा घर, वो इतनी बड़ी बात कहती, पूरा दिन एक दिन भूखा रह जाए तो कोई वो मर तो नहीं जाएंगे वो लोग, लेकिन वो नहीं जाती। और इसके बाद भी वो क्या होता है, जब बच्चा थोड़ी देर के लिए सोता है तो वो नीचे जाकर वो अपनी जेठानी से कहती है कि 2 मुट्ठी भात मुझे भी दे दो। इतना तो बहुत कम लोग करेंगे कि 2 मुट्ठी भात मुझे भी दे दो, मैं जल्दी से खा लूँ और चलिए। वो ईगो भी नहीं रखती है कि मुझे इसके लिए ईगो रखना है कि किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया। और यही प्रसंग इनकी एक कहानी है, कहानी कसाई में भी सिर्फ बिल्कुल यही प्रसंग है। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा रोता रहता है, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है और माँ खाना बना रही है, वो उन लोगों का देख रही है। तो बाद में वो रोते हुए सबको बहुत कहती है कि आप लोग तो कसाई हैं, कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ मुझे अंतिम समय नहीं बिताने दिया और बच्चे की देखरेख नहीं करने दी। तो उसका पति कहता है कि वो कसाई नहीं है, तुम कसाई हो, तुम्हें एक अच्छी बहू बनना था, तुम्हें एक अच्छी बहू बनना था, इसलिए तुमने बच्चे की अवहेलना, यानी कि स्त्री वहां भी सुनती है, उसने वहां खाना नहीं बनाती तो वहां सुनती, तो इसीलिए सुनने की नहीं करना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए। एक इनके नायिकाओं में ये एक चीज़ ये भी है, और ये चीज़ भी हमें आत्मसात करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छा नहीं रह सकते, हमें हर कोई अच्छा नहीं कह सकता। हम कोशिश करते, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम किसी के मन के खिलाफ ना करें, लेकिन अगर आप किसी अन्याय का विरोध किसी का विरोध आप करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कुछ बुरा बनना ही पड़ेगा, तो उसकी परवाह ना करें। आप अगर विरोध करेंगे तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। इसकी तीसरी कथा है बकुल कथा। बकुल कथा कहते हैं कि ये महाश्वेता देवी की ही है, क्योंकि वो बकुल कथा में वो बकुल एक अनामिका नाम से लिखती हैं, और इसमें थोड़ा आधुनिक युग का चित्रण है, क्योंकि जब तक नानी, माँ और बेटी का आ गया था, तो अभी वहाँ पे आधुनिक सभ्यता कैसे है, उसमें एक लाइन है कि पहले स्त्रियों की बलि पहले कुसंस्कार लेती थी, कुसंस्कार से स्त्रियों की बलि होती थी, और अभी सभ्यता बलि ले रही है। इन्होंने कहा भी है आशापूर्णा देवी ने कि हम सभ्यता आधुनिक, हम स्वतंत्रता का उपयोग बहुत ही ये से करें, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण करें। हमें अपने चरित्र से नहीं गिरना है, हमें
इसका गलत उपयोग नहीं करना है। और उसे उन्होंने दिखाया भी है कि उसमें एक चरित्र है शंपा, वो स्वच्छंद है, उसे पूरी स्वतंत्रता है, वो कई सारे प्रेमी बनाती है, कई लोगों से संबंध रखती है और अंत में उसका अंत आत्महत्या कर लेती है वो। तो आधुनिकता को भी संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आशा पूर्णा देवी की तो कहानियाँ इतनी हैं, बहुत सारी, उन्होंने उपन्यास तो इतने सारे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सशक्त महिलाओं पर ही लिखा है, उन्होंने सहृदय पुरुषों पर भी लिखा है। एक श्रावणी एक उपन्यास है उनका, जिसमें श्रावणी के ससुर, श्रावणी के पति की मृत्यु हो जाती है और श्रावणी के ससुर उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। यहाँ बाकायदा उसे एल्बम दिखाते हैं कि तुम चुन लो, लेकिन वो मना कर देती है। तो इतना आगे बढ़कर वो एक किराएदार रख लेते हैं, एक युवा किराएदार, अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये मित्र का बेटा है, लेकिन वो मित्र का बेटा नहीं था, वो पेइंग गेस्ट था। और वो ये आशा करते हैं कि श्रावणी और उनमें दोस्ती हो, और दोनों मतलब सहृदय पुरुष भी बहुत सहृदय हैं अगर स्त्रियां ये हैं तो। और समाज में जितनी तरह की स्त्रियां होती हैं वो सबका भी चित्रण है उसमें उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि सभी सबला ही हैं, कुछ लोग, एक उनकी कहानी है बंदी में पति बहुत क्रूर है, वो प्रताड़ित करता रहा है अपनी पत्नी को। जब उसका बेटा उसका विरोध करता है तो वो अपने पति को लेकर गांव चली जाती है। तो वो अपनी बंदी है, अपने ये की रस्म और रिवाज की बंदी है, ये उसका मतलब है इनका कहानी का। तो समाज में वो लोग भी हैं, सशक्त महिलाएं भी हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। एक उनकी कहानी है छिन्न मस्ता, जिसका बहुत विरोध हुआ था, और कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने आशापूर्णा जी, ये कहानी पढ़ने के बाद आशापूर्णा जी की कहानियों को पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि वे सोचते थे कि ये ऐसी माँ कैसे हो सकती है। उन्होंने उसमें ऐसा लिखा है कि एक महिला है, उनका बेटा एक विधवा महिला है, विधवा शब्द ही नहीं उच्चारण करने का मन होता है। एक विधवा महिला है, वो अपने बेटे के इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। बेटे की जब शादी करती है तो उससे पुत्रवधू भी उसी की बहुत तेज मिलती है, वो उसे ये करती है, उनका विरोध हमेशा जवाब देती है, हमेशा उन लोगों की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। एक दिन सास के मन में इतना आक्रोश होता है कि वो अपने पुत्रवधू को सजा देने के लिए यहाँ तक कह देती है कि जाओ तुम विधवा हो जाओ। ये नहीं सोचती कि ऐसा होने के बाद मेरे पुत्र की मृत्यु होगी, तभी ये लेकिन बंगाल में ऐसा था कि जब बहुत ही ज़्यादा विधवा जीवन बहुत कष्टमय था। अभी धीरे धीरे बदल रहा है, अभी बहुत पूरी तरह तो नहीं बदला है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन अगर स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक कुछ है तो विधवा होना था, और वो ये श्राप दे देती है। और कुछ ऐसा होता है कि वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और जब वो उसको खाने के लिए बुलाती है, वहाँ विधवा लोग का खाना भी बहुत अलग होता है, वो सादा चावल केले का, शायद मसाले, मछली तो नहीं ही, मसाले भी नहीं खाते, जमीन में सोते हैं। तो वो पुत्रवधू को बहुत हारा हुआ, निस्तेज, सर झुकाए देखती है, तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है, और वो हल्के की मैंने जीत लिया। तो ये पुस्तक, ये इतना कठिन बात है ये लिखना भी, लेकिन जब समाज में इस तरह का चरित्र है तो लेखक को लिखना भी पड़ता है चरित्र। इसके बाद उनकी बहुत, लेकिन परवाह नहीं करती थी। अब का जमाना होता तो शायद ट्रोल हो गई होती, लेकिन वो अपना लिखती थी, और ज़्यादा कैसी बताऊँ, वो ज़्यादा परवाह नहीं करती थी, वो अपना लिखती जाती थी। कई लोग उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, फिर वापस पढ़ना शुरू किया। तो समाज में है तो ये तो आएगा ही। और उनकी कहानी तो जब आपने, जिन लोगों ने भी पढ़ा है वो जानते हैं कि उनकी कथा इतनी वास्तविक लगती है कहानी, कि उनके पास कितनी बार कहानी पढ़ने के बाद लोग चले आते थे कि ये तो मेरी कहानी है, ये तो हमारे घर का वर्णन, हमारा घर कब देखा आपने, हमारे घर में तो ऐसा, ये कमरा तो हमारा है। इतना सजीव उनका वर्णन होता था, होती है। वो उन्होंने, लेखक ने कल्पना करके लिख दिया, कहीं ना कहीं वो सच हो रहा है। ये पिताजी का तो बिल्कुल ऐसे चलते थे, बिल्कुल ये कहते थे। उनकी कहानी बहुत, इसलिए मैंने इनकी चर्चा की है, और कुछ कहानियों की, कि आप इन्हें जरूर आगे पढ़ें। और पुरस्कार के विषय में एक इतनी अच्छी बात कही, इसको मैं कहना चाहूँगी
कि मुझे पुरस्कार बहुत सारे मिले, आशा पूर्णा देवी ने जी कहा कि लेकिन पुरस्कार मिलता या तिरस्कार मिलता, मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने तो अपने मन का कह दिया, मैंने तो अपने मन, जो मन में था, जो मुझे लिखना था लिख दिया। तो ये आज के हमारे लिए भी एक सीख है और हमें भी ये गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें जो मन में है, हमने जो सही लगा हमने लिखा। अब ये किसी को पसंद आए तो ये उनकी अच्छी बात है, ना पसंद आए तो ये उनका है, वो जाने। हमने तो अपने मन की कह दी। और उनका ये भी एक लाइन उन्होंने ये भी लिखी, वो भी हम लोगों के लिए सीख है कि हमें इससे कि लेखन में आपको भूतकाल की निधि जो है वो करनी है, निधि जो है वो सुनिश्चित करनी है, और वर्तमान को गतिमान बनाए रखना है और भविष्य की रूपरेखा दिखानी है। तो ये आशा पूर्णा देवी जी की कहानियों से थोड़ा सा परिचय था। मैंने उनके लेखन पे मेरी ये नहीं है बोलने का। और अब मैं उनकी एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही रोचक कहानी है। और ये कहानी अभी तक जितना आपने साहित्य पढ़ा, आपने जितना अभी जो चर्चा हुई, इससे बिल्कुल अलग मिजाज की कहानी है। और ये कहानी उनकी 28 वर्ष की उम्र में, उन्होंने जब पहले वो बाल साहित्य लिखती थी, 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहानी लिखी थी और ये कहानी बहुत चर्चित हुई थी। तो आइए सुनते हैं आशा पूर्णा जी की। मुझे लगता है इसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा कहानियाँ सुन के। जी, पाठक से बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। कहानी है पत्नी और प्रेसी। जब से कॉलेज में दाखिला हुआ है, प्यार में पढ़ने की जबरदस्त कोशिश करता आया हूं, लेकिन आज तक हो ना पाया, या यूं कहिए कोई मिल ना पाई, सिर्फ एक तरुणी के अभाव में। सॉरी, रमन जी कह रहे हैं आशा जी के पाठकों की बहुत बड़ी संख्या। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन ब्लॉग और फेसबुक से जो बाद में जुड़े हैं उन्होंने थोड़ा कम पढ़ा है। मैं एक बात और यहाँ पे कह देती हूँ, उसके बाद मैं कहानी पढ़ के एंड करूंगी कि आप कहानियाँ उनकी पढ़नी चाहें, सुननी चाहें, तो यूट्यूब पे वो कहानी का आप श्रवण स्वर्णलता सुन सकते हैं। प्रथम प्रतिश्रुति, अभी कोई एक महिला है सुनीता जैन, कथा मंथन करके आप सर्च करिएगा तो वहाँ पे उनकी कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं और इनकी कहानियों के सारे PDF भी उपलब्ध हैं। पर उसके पढ़ने के लिए आपको बहुत पहले जैसे हम पढ़ते थे वो उतनी उत्कंठा होनी चाहिए। पहले जैसे हम पढ़ते थे, चांदी रात में पढ़ते थे, लाइट चली जाए तो खिड़की के पास ढलती सांझ में पढ़ते थे। लेकिन वैसे ही, क्योंकि वो पेज स्कैन करके डाला हुआ है या फोटो कॉपी डाली हुई है, उनकी सारी उपलब्ध है वहाँ नेट पे, लेकिन वो फॉन्ट बहुत छोटा है। तो अगर आपको बहुत रुचि है तो आप उसे जूम करके फ़ोन पे पढ़ सकती हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, वापस शुरू करते हैं। पत्नी और प्रेसी। जब से कॉलेज में दाखिला हुआ है, प्यार में पढ़ने की जबरदस्त कोशिश करता आया हूँ, लेकिन आज तक हो न पाया, या यूं कहिए कोई मिल न पाई, सिर्फ एक तरुणी के अभाव में। चाहे वो कुंवारी हो, विधवा या ब्याहता, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरी यौवन साधना, शैली, कीट्स, शरत, रविंद्र सब व्यर्थ हो गए, सिर्फ एक तरुणी के अभाव में। हाय निर्दय विधाता। मेरा ऐसा कहने से ये न समझिएगा कि इस निर्दय विधाता ने तरुणी नामक इस आवश्यक जीव को सदा के लिए अपने राज्य से निर्वासित कर दिया है। युवा लड़कियां हैं, बेशुमार हैं, कहाँ नहीं हैं, बसों में, ट्रेन में, थिएटर और सिनेमा घरों में, स्कूल की गेट पर, कॉलेज क्लासरूम में। युवा लड़कियों का तो भंडार है, पर अपने हाथ एक ना आई, एक भी बार फेल नहीं कर पाया। कॉलेज का जमाना भी अब खत्म होने को आया, यानी पर फैलाकर आसमान में उड़ने के दिन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। इसी बीच पता लगा मेरे माता पिता ने स्त्री नामक रोग मेरे सर मरने के लिए कमर कस ली है। हाय, प्रेम की राह में स्त्री से बड़ी बाधा और क्या हो सकती है। विवाह यानी आसमान में उड़ते उद्दाम पंखों को मोड़कर किसी एक पेड़ के कोटर में दफन हो जाना है। घोंसले बनाने के लिए कुछ तिनके इकट्ठे करने के लिए जीना, खाने और खिलाने के लिए कुछ पके फल जुटाने में जुट जाना, कुल मिलाकर सारी संभावनाओं की इतिश्री। खैर, जैसा दुनिया में होता आया है, मैं इसका अपवाद बन जाऊंगा ऐसा तो मैं नहीं मानता, पर इससे पहले थोड़े से रूमानी पल तो मिले।
पर मुझे ऐसा भी मौका ना मिल पाया। रवि बाबू की कविता की पंक्तियां भूलने लगा हूँ। रात गए खिड़की के पास मोमबत्ती जलाए पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। चांदनी में घूमने की इच्छा अब तीव्र नहीं रही, पर जब तक सांस तब तक आस लगाए बैठा हूँ। दूध पीना छोड़ दिया, भरपेट भात खाना छोड़ दिया है। रात में बस लूची खाता हूँ। दाल चावल सफाचट करने की जगह सिर्फ लूची खाता हूँ। लूची बंगाल में पूड़ी को लूची कहते हैं। कई तरह की कसरत करने लगा हूँ। क्या पता कब भाग्य के गगन में चांद निकल आए, पर कहाँ हुआ ऐसा। ईश्वर की उदासीनता ऐसी थी कि एक पूरी तरुणी क्या, तरुणी का एक बाल देखना भी नसीब न हुआ। एक दिन बगल वाले जगत बाबू के छत पर एक अनजान लड़की दिखी। सुंदर भले ना हो, पर लड़की तो थी, इसलिए मैं आनन फानन उसके प्यार में पड़ने को उतावला हो उठा। यानी बिना पलके झपकाए उसकी ओर देखता रहा कि कब उसकी नजर मुझ पर पड़ जाए, और पड़ी भी। पर उसकी आगे का व्याख्यान बड़ा करुण है। मैंने उसकी आवाज सुनी, दीदी देख तो जरा, उस लाल मकान की छत से कोई अनाड़ी छोकरा खुले मुंह क्या बेशर्मों की तरह मुझे ताड़ रहा है। जगत बाबू की पत्नी ने नीची आवाज में कहा, अरे चुप, वो तो भादुड़ी दा के यहाँ का रहने दीजिए, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, पर इतना कह सकता हूँ, माँ बाप अपने बच्चों के घर का नाम रखते समय शायद सपने में भी नहीं सोचते कि ये लोग आगे चलकर जवान भी होंगे। जगत बाबू की पत्नी आगे बोली, अरे वो तो निहायत ही बच्चा है, देखा नहीं कैसे पतंग उड़ाता फिरता है, छोटा है। दूसरी आवाज, चाल चलन तो कोई छोटे जैसे नहीं है, मांग तो ऐसी तिरछी निकाली है कि नजर अटक जाए। मोहल्ले में रहती हो, ऐसे बदमाश बेशरम मजनुओं को काबू में नहीं रख सकती। किसी भी काव्य या नाटक में नायक के प्रति नायिका के ऐसे तीखे शब्द कभी नहीं सुने थे। पिटा हुआ सा मैं गर्दन झुकाए चला आया। बस घर बैठे प्यार में पढ़ने के सपने की इतिश्री हो गई। बस पकड़ते हुए बाहर जाता तो बस पकड़ते हुए जरूरत से ज्यादा पैसे लेकर चढ़ता, पर कभी किसी लड़की को भयभीत नजरों से इधर उधर ताकते नहीं देखा कि कुछ सहायता ही कर दो। सड़क के बीच में चलता कि किसी गाड़ी के नीचे आते आते बचूं और कोई प्यार से अंदर बुलाए, ये भी ना हुआ। पर एक दिन एक ड्राइवर ने ए काले की गाली दे दी। तब से फुटपाथ पर वापस आ गया, और सिर्फ कलकत्ता क्यों, शिमला, शिलोंग, दार्जिलिंग कहाँ नहीं गया। और फिर नजदीक के गिरिडीह, मधुपुर, देवघर तो है ही। घूमने नहीं, हवा बदलने के लिए नहीं, सिर्फ एक तरुणी की तलाश में। पर कोई फायदा नहीं, समझ चुका हूँ ये सिर्फ किस्से कहानियों में ही मिलती हैं। क्या सचमुच हकीकत में नहीं होती? होती हैं, क्यों नहीं होती। पर जहाँ लड़कियां होती हैं वहां दाढ़ी मूंछ होते हैं, माँ की तेज नजर भी होती है। हालांकि किस्से कहानियों में यह सब नहीं होता। नहीं है, गहन अरण्य के बीच टीले पर क्रंदनरत विरहणी नहीं है। ज्योत्स्नालोकित समुद्र तट पर रहस्यमय एकाकिनी नहीं है। लावारी समाज संशोधिका नहीं है, बोहेमियन पहेलिका नहीं है। अतः कुछ भी नहीं है। जीवन में रस नहीं है, यौवन में रंग नहीं है। शौक से थोड़े ही कहता हूँ कि ये दुनिया एक खोटे सिक्के जैसी लगती है। मेरी मनोदशा जब ऐसी सोचनीय थी, ठीक उसी समय मेरा विवाह हुआ। पाठक ध्यान दें, विवाह हुआ, किया नहीं। भादुड़ी परिवार के लड़कों का जिस तरह विवाह होता है, ठीक उसी तरह। वही घटक पुरोहित, लेन देन, अधिवास का शगुन, फूल शैया का शगुन, लूची, चने की दाल, माछेर कालिया, गुलाब जामुन वगैरह वगैरह। सब मजे में थे, पर किसी ने एक बार मेरे व्यथित हृदय को नहीं देखा। वैसे सच कहूं तो पत्नी को देखते ही मैं मुग्ध हुआ, उसे चाहने भी लगा। नहीं, मुझे गलत ना समझिए, चाहने लगा इसका ये अर्थ यह नहीं कि उसके प्रेम में पड़ गया। किसी से प्यार करना एक बात होती है और किसी के प्यार में पड़ जाना दूसरी बात। पत्नी को कौन नहीं चाहता? आप सब नहीं चाहते, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप उनके प्यार में पड़ गए। समय पर चाय ना मिले या जरूरत के वक्त तौलिया ना मिले तो आप अपनी पत्नी को आराम से झड़क सकते हैं। बाजार खर्च कुछ ज्यादा हो जाए या रात के पीटने पर
बच्चे को पीटने पर आप उसका तिरस्कार कर सकते हैं। छत पर खड़ी अगर वो बाल सुखाए या बरामदे से फेरी वाले को बुलाए तो भी उसे अनुशासित किया जा सकता है। लेकिन क्या आप अपनी रहस्यमयी प्रेमिका के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? उसे तो बाल सुखाते देख भोर के तारे के साथ उसकी तुलना करेंगे। फिजूल खर्च में उसकी अलौकिक सरलता नजर आएगी। और एक चाय की प्याली चाहे कितनी ही देर बाद मिले, आप पाते ही कृतार्थ हो जाएंगे। पर पिटने लायक लड़का उसका ना हो तो बेहतर है। और अगर हो भी तो ऐसा थोड़े ही होगा कि वो आपके सामने ही रंचंडी बन जाए। ज्यादा से ज्यादा इतना कहेगी, शैतान लड़का, चॉकलेट नहीं मिलेगा, जो कि नायिका को शोभा देता है। खैर, जो भी हो, पत्नी के साथ प्रेम नहीं हो सकता, इसमें तो कोई संदेह नहीं। वो ना सांझ का तारा है, ना भोर की पहली कली, ना स्वप्न है, ना माया, बकायदा जीती जागती एक प्राणी है। आजीवन खाने पहनने की जिम्मेदारी लेकर जिसके साथ गृहस्थी करनी हो, उसके संदर्भ में तो प्रेम शब्द ही ढोंग सा लगता है। पत्नी को देखकर ही मैं जितना मुग्ध हुआ, विधाता को उतनी ही गालियां दी। इसी से 2 दिन पहले एक बार के लिए मिला देते तो क्या हो जाता। एक बार मैं प्रेम में पड़कर अपना जीवन सार्थक कर लेता। कहाँ ज्योत्सना लोकित निर्जन स्थान पर खुले आसमां के नीचे पंछियों की चहचहाहट के बीच 4 आंखों का मिलना, और कहाँ 500 फटी आंखों के सामने सर पर चादर ताने नाम की शुभ दृष्टि। धिक्कार है। खैर, प्रेम की आशा त्याग कर शांति से संसार धर्म का निर्वाह कर बाकी जीवन बिता देने का निश्चय किया। इतने दिन से पनपे आशा रूपी वृक्ष का मूलच्छेद करते हुए मुझे कष्ट तो हुआ, पर शांति खरीदने के लिए कुछ दाम में सुख तो देना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी ही शय है। पत्नी के सामने तो मेरा भाव ऐसा था कि उसके मन में ये धारणा बैठ जाए कि नारी शब्द को मैंने अपने हृदय की 4 दीवारी के पास कभी फटकने तक नहीं दिया है। इसी तरह संसार सागर में अपनी जीवन नैया तैर रही थी कि अचानक वज्राघात हुआ। दोस्तों के साथ ताश का अड्डा जारी था। अचानक ताश की एक गड्डी की जरूरत हुई। अंदर से पत्नी से अर्जी करते ही उन्होंने हौले से आंचल में बंधे चाबी का गुच्छा सौंप दिया। चाबी से पत्नी का बक्स खोला और खोलते ही नजर पड़ी एक निठल्ले छोकरे पर, जो दांत दिखाकर हंस रहा था। छोकरे से मतलब छोकरे की तस्वीर। जी में आया तस्वीर उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, पर नहीं, तहकीकात करनी चाहिए। नौकर से बाहर खबर भिजवाया कि अचानक पेट दर्द शुरू हो गया है, बिस्तर पकड़नी पड़ी है। शायद दोस्तों को बुरा लगेगा, पर जिसके घर में आग लगी हो उसे दुनियादारी से क्या। कुछ देर बाद पल्लू से गीले हाथ पोंछते पोंछते मुस्कुराती हुई पत्नी आई। चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं। मैंने मन ही मन कहा, नारी, तुमसे ना हो पाए ऐसा कोई कार्य नहीं। मैंने न्यायाधीश वाले स्वर में कहा, जरा सुनते जाना। वाह भाई, आषाढ़ाचे प्रथम दिवस, पत्नी ने हंसते हुए कहा। मैंने फोटो दिखाते हुए पूछा, ये क्या है? हवा के झोंके से आहत कदली वृक्ष की भांति गिर जाना बड़ा ही दकियानूसी हो गया है। इसलिए मेरा अंदाज था कि उसका कमल की तरह खिला चेहरा कागज की तरह सफेद या फिर बासी गुलाब की तरह काला हो जाएगा, क्योंकि अच्छी अच्छी कहानियों और अच्छे उपन्यासों में ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन उसके व्यवहार ने मुझे अचंभित कर दिया। उसके मुखमुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं। उसने बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिया, फोटो है, जरा हिम्मत तो देखिए। पर मैं इतने में ही हार मानने वाला थोड़े ही था। बोला, वो तो मैं भी जानता हूं, पर है किसकी? एक सज्जन की। सुन लीजिए जनाब, पर स्त्री के बक्से में जिसकी फोटो रहती है वो भी सज्जन कहलाता है। कटु स्वर में कहा, सज्जन का नाम जान सकता हूं क्या? थोड़ा सा कष्ट कर लो, खुद जान जाओगे। अब देखा, फोटो के ही एक कोने में लिखा है, तुम्हारा विनय। अग्नि में घृताहुति की बात सुनी थी, अपने आप में उसका अनुभव पहली बार किया। टेबल को ठोक कर कहा, तुम्हारे पास उसकी तस्वीर क्यों है? क्यों न रहे भला? ये क्या है? ये तो बहुत हिम्मत वाली है। जिस जिगर वाली को मैं हाफ पैंट वाली उम्र से ढूंढते ढूंढते हैरान हो गया, आखिर वो अपने ही घर में मिली।
लेकिन शादी से पहले और उसके बाद में बहुत फर्क होता है। राम की पत्नी यदि श्याम का हाथ पकड़कर जहां तक घटा चले वहां तक चले, तो उस महान प्रेम के चरणों में मैं अवश्य ही सर झुकाऊंगा। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरी अपनी पत्नी के बक्से से किसी और की फोटो निकल आए। ये भी सहना पड़ेगा? असंभव। मैंने गरज कर बोला, ये फोटो जला दो। पत्नी ने बिना कुछ कहे तस्वीर ली और बक्से के नीचे खाने में फोटो रखकर बड़े आराम से चाबी लगा दी और फिर चाबी को आंचल में बांधकर पलंग के किनारे बैठ गई और पांव हिलाते हुए बोली, और क्या हुक्म है? अजीब बेहयाई है। अचानक जी में आया उसके नर्म गाल पर एक थप्पड़ जड़ दूं। संपादक साहब, ध्यान रहे पत्रिका हमारे घर पर ना आए। परंतु हम आधुनिक सभ्य युग में जी रहे हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपनी इच्छा पर अंकुश लगाए रखा। वैसे आप स्वीकार करें या ना करें, बर्बर युग के पुरुष काफी सुखी थे। सब युग के पुरुषों के पास वाणी के सिवाय कोई अस्त्र नहीं। इसी अस्त्र का इस्तेमाल कर पूछा, ये विनय तुम्हारा कौन है? पत्नी ने होठ दबाए हुए हंसते हुए कहा, ये भी नहीं समझे? धन्य है तुम्हारी बुद्धि। तो वो तुम्हारा प्रेमी है? बदतमीजों की भाषा में कहना चाहते हो तो कहो, वरना दोस्त भी हो सकता है। अरे चूल्हे में जाइए तमीज, यानी शादी से पहले ही प्रेम में पड़कर आई हो? क्या मुसीबत है? शादी से पहले नहीं तो क्या शादी के बाद प्रेम में पड़ोगी? छी छी, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पति को छोड़कर एक दूसरे पुरुष से? उफ, अच्छा मजाक करते हो। जहां सर ही नहीं है वहां सरदर्द कैसा? शादी से पहले पति कहाँ था? लेकिन लेकिन तुम हिंदू की बेटी हो ना? कुंवारी अवस्था में? पत्नी अब कुछ गंभीरता से बोली, हिंदू की बेटी से तुम लोगों का मतलब क्या है? रीति रत्नमाला का एक अनुच्छेद? हिंदू की बेटी अपनी कुंवारी अवस्था भी अपने पति के नाम वसीयत कर देगी? ये उम्मीद न थी। क्रोध के कारण मुझे कोई उत्तर न सूझा, उल्टा बोल बैठा, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ। तुमसे विवाह करने से पहले क्या मैं किसी लड़की से प्रेम करने गया था? देखिए पाठक, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला, मैंने प्रेम तो किया नहीं। लेकिन पत्नी जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई और बोल उठी, नहीं किया तो वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, मेरे लिए तो नहीं। वैसे अगर किया होता तो मैं तुम्हारे टेबल के ड्रॉर में 2 पुराने प्रेम पत्र या जोड़े का गहना या कोई भद्दी शक्ल वाली तस्वीर देखकर बेहोश तो ना हो जाती। देखा, आजकल के लड़कियों से आप बातों में जीत ही नहीं सकते। उपन्यासों का प्रभाव है और क्या। कुछ देर के लिए मैं गुम हो गया, पर अचानक दांत पीसते हुए बोला, ऐसा क्या, तुम बेहोश नहीं होती? उफ, अगर एक बार बकायदा प्रेम किया होता तो इसे दिखा देता कि जलन क्या होती है। पत्नी ने कुछ सोचकर कोमल स्वर में कहा, बेकार में मन खट्टा कर रहे हो, जाओ तुम्हारे दोस्त बैठे हैं, खेलो जाकर। मैंने तिक्त स्वर में कहा, बेकार में दांत खट्टा, यानी तुम दाम्पत्य जीवन की पवित्रता को भी नहीं मानती? ये क्या बात हुई? क्यों नहीं मानूंगी, बिल्कुल मानती हूँ तभी तो शादी के दिन 3 डाक टिकट खर्च करके लंबी लेक्चर देकर आई हूँ कि पुरानी बातें खत्म हो गई, अब मेरे दाम्पत्य जीवन में खलल पैदा करने की कोशिश मत करना। कड़वी सी बात कहना चाहता था पर कह न पाया। टूटी आवाज में कहा, तो उसी से शादी क्यों न की? शादी? पत्नी हंसती, कैसी बात करते हो? ऐसे शुद्ध प्रेम के संबंध को भी भला कोई शादी करके बर्बाद करता है? शादी का तो मतलब ही प्रेम का बलिदान होता है। रण क्षेत्र में नीति का स्थान नहीं होता, इसलिए मैं बोल उठा, क्यों, पति पत्नी के बीच प्यार नहीं होता? प्यार हो सकता है, होता भी है, पर प्रेम? मजाक करते हो तुम। देखा, मेरे अस्त्र से मुझे ही घायल कर दिया और मैं सोचता आया था मेरी विचारधारा कितनी मौलिक है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो आदमी के मुंह से अच्छी लगती हैं, औरत के मुंह से नहीं। गुस्से में मैं घर छोड़कर निकल पड़ा। पर कितनी देर के लिए? आप राह पर निकल सकते हैं, राह पर रह तो नहीं सकते। लौटना भी पड़ा, खाना भी पड़ा, रात हुई, सोने के लिए कमरे में भी जाना पड़ा। हाय, उसी शैया पर वो अपराधिनी स्त्री भी शयन करती है। पर क्या किया जाए, घर में कोई दूसरी जगह भी तो नहीं।
कुछ देर में चूड़ियों की छन छन की आवाज हुई। ओह, ये तो बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई है। मेरी गर्दन पे ये किसकी नर्म बाह है। आंखें खोलकर देखा और उसी वक्त लगा उस नालायक बेशर्म विनय ने सही लड़की के साथ प्रेम किया था। ये लो, कहकर उसने मुझे कागजों का एक पुलिंदा पकड़ा दिया। क्या है ये? उस जन्म जल्ले की चिट्ठियों का पुलिंदा? मैं उन्हें उठाकर फेंकने ही जा रहा था कि अचानक उन अक्षरों पर नजर पड़ी। छी छी, मैं तो शर्मा गया। ये तो मेरे ही कुमार हृदय के उच्छ्वास हैं। पत्नी हंसकर बोली, और ये लो विनय की तस्वीर, जी करे तो जला सकते हो। विनय शिनय कोई नहीं है, ये तस्वीर तो सिनेमा की है। मैंने उसे और कुछ कहने नहीं दिया, अपने पास खींच लिया। उसके बाद नहीं, रहने दीजिए, पाठकगण से बहुत सारी बातें कही हैं, अब एक और बात कहकर विदा लेता हूँ। पत्नी के साथ भी प्रेम असंभव नहीं है। तो ये थी कहानी आशा पूर्णा जी की। अब समय भी हो चुका है। आप सभी का इस देर साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।